हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना 3 कथन में कौन सा कथन सही है। और ये कथन आपके जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके लिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसके लिए 10 वर्ष न्यायिक के पद पर उसने काम किया हो, और तीसरा उसने 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तभी वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कह रहा है कि जो पारंगत विधिवेत्ता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन देखते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान सभा द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यालय निश्चित किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है जो उसके न्यायाधीश होते हैं इसके कार्यालय को निश्चित नहीं किया गया है। और ये कह रहा है कि निश्चित किया गया है, क्योंकि इनका कोई उल्लेख नहीं है कि कितने साल तक ये अपने पद पर बना रहेगा। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और ना ही इसमें न्यूनतम आयु का उल्लेख है। तीसरा कथन देखते हैं। न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको आपके राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो उस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। और जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी न्यूनतम आयु का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कितने साल का व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन वो अगर 62 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। न्यूनतम का उल्लेख नहीं है, लेकिन जब अगर 62 वर्ष उनकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और ये त्यागपत्र आपके राष्ट्रपति को देता है, जबकि शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और हटाने का अधिकार भी आपके राष्ट्रपति को ही है, और राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटा सकता है। और महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए संसद किसी भी सदन में ये इसको शुरू कर सकते हैं। अगर ये लोकसभा से होता है तो इसमें जो इसका प्रस्ताव होता है तो उसके लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर राज्यसभा से आता है तो उसके प्रस्ताव पर 50 लोगों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर ये जब ये प्रस्ताव जाता है, अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा में जाता है तो सभापति के पास। यानी सभापति कौन होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। और अध्यक्ष और सभापति को ये अधिकार है कि वो उसको या तो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर वो स्वीकार करता है तो वो 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी, और उस कमेटी की वो जांच करेगी। और ये कमेटी अगर ये पाती है कि जो इन पे जो आरोप लगाया गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, तो अगर वो सही पाती है तो फिर उसको आगे भेज दिया, और ये फिर संसद में इसमें चर्चा होती है, और संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से फिर उसको पारित करना होता है। उसके बाद जब विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो महाभियोग की ये पूरी प्रक्रिया है, इसको जरा याद रखने की कोशिश करना। और लेकिन जो राज्य का हाई कोर्ट होता है इसमें ये ध्यान रखना, इसकी 62 वर्ष तक ये पद पर बना रह सकता है, और इसको जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल दिलाता है। लेकिन अगर त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देता है, हटाने का अधिकार भी उसको राष्ट्रपति को, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में पूछा गया है, और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपके बताना है इनमें कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, उनके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो कमेटी होती है, समितियां होती है, तो जो उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ये मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। और ये कह रहा है कि बाध्यकारी होते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, उनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो कमेटियां होती है उसके के जो सदस्य होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री और गैर कैबिनेट मंत्री दोनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है, तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, समितियां होती है, ये कार्य संचालन नियमों के तहत मंत्रिमंडल समितियों की स्थापना की जाती है, और ये 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ये बताना है कि 3 कथन दिए गए हैं, और उनमें से आपको ये बताना है जो कौन सी विशेषता दी गई जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है
उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। तो देखते हैं, तो पहला कथन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग से ये जो निर्वाचन आयोग है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। दूसरा कथन कह रहे हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है इस वजह से ये वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, मतदाता प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग, तो ये तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप मतदान करने जाते हो तो ये निश्चित या आपको जब आप वोट देते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको एक स्लिप दिखाई जाती है और वो मशीन द्वारा ही 7 सेकंड के लिए दिख जाती है और आपको ये पता चल जाता है जिस व्यक्ति को आपने मत दिया है आपका मत उसी को गया है या किसी अन्य को। तो ये भी एक पारदर्शिता का और निष्पक्षता का काम कर रही है। तो इस हिसाब से आपके पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो निर्वाचन आयोग होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी इनमें से पहले होता है। और जो वीवीपैट है यह निश्चित करता है कि जो उसने जिसको मतदान दिया है वो उस प्रतिनिधि को गया भी है या नहीं है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संविधान द्वारा पंचायतों के सीटों के आरक्षण के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं, ये कह रहा है कि SC/ST के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्थान आरक्षित होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है जो ST/SC है तो जो उनकी जो पंचायत क्षेत्र होता है तो उनका जो आरक्षण होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि SC और ST आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ST/SC की जो लिए आरक्षित सीटें होती है उसमें भी 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, अगर किसी पंचायत क्षेत्र में किसी पिछड़े को अगर किसी को सीट को आरक्षण करना है तो ये अधिकार आपके राज्य विधायिका को दिया गया है। तो इस वजह से पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्र और राज्य के संबंध के मुद्दे की गहन जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। और आपको ये बताना जो उपयुक्त परिषद है ये किसके तहत इसको स्थापित किया गया था। तो कह रहा है जो राज्य अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन से आयोग के तहत की गई थी। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंछी आयोग, कुशल समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारिया आयोग। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो जो पंछी आयोग है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और ये भी केंद्र राज्य की समीक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो कुशल समिति है ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और ये आपकी कृषि समीक्षा समिति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला दूसरा कथन तो निकल जाते हैं। तीसरा कथन देखते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में आया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तो इस सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के तहत ही जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी स्थापना की गई थी। तो सी आपका सही आंसर हो गया। और जो सरकारी आयोग आया था ये आपके 1990 में आया था। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई कब थी, 1990 में, और सरकारी आयोग की अनुशंसा पर। लेकिन सिफारिशें किसने की थी सबसे पहले, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कब आया था आपके 1966 में, और किसकी अध्यक्षता में आया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तो इस वजह से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना जो कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु जो RBI द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। और आपको ये बताना इसमें जो 3 कथन दिए गए आप कौन से कुछ सही है। तो रेपो रेट में कमी की गई है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान RBI ने अपने रेपो रेट को कम किया है। और दूसरा कथन क्या है, रिवर्स रेपो में वृद्धि नहीं, दूसरा कथन गलत है, रेपो में रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि नहीं की गई है। तीसरा कथन है ऋण के भुगतान पर अस्थगन, तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, तो सी आपका सही आंसर है। और अब आपको ये देखना है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 2 शब्द आए, इसका क्या मतलब है। तो जब RBI
अन्य बैंकों को या अन्य बैंक जो आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं, तो जिस दर पर वो दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ठीक इसका उल्टा, जब आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकाल के लिए उधार लेती है तो जिस दर पर ये लिया जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई लेती है तब अन्य बैंकों से उधार तो उसको रिवर्स बोलेंगे, और जब अन्य बैंक लेते हैं आरबीआई से तब उसको रेपो रेट कहेंगे। तो इस हिसाब से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये भारत में लॉबिंग के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको बताना कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। यह दबाव समूह द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत करने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। इसमें भारत में वैधानिक रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भारत में ना तो वैधानिक था ना है और ना ही गैर वैधानिक रूप से इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। और तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है और क्योंकि इसका निर्धारित नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और उस पर डिपेंड करता है कब तक ये अपने पद पर बना रहता है। और प्रधानमंत्री तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसको बहुमत प्राप्त है ना। तो 5 साल फिक्स नहीं है, इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। तो ये सही नहीं है ना। दूसरा कथन करेगा संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो दूसरा कथन भी गलत है। हालांकि ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और जो बहुमत दल का नेता उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन इसमें संविधान में ऐसा कहीं भी इसका इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि ये जो प्रक्रिया है, ये आपकी जो संसदीय प्रणाली की जो पद्धति है उसके अनुसार ये प्रक्रिया होती है, ना कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के ही सदस्य थे, और ये कह रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये भी गलत हो, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, जो कोई से भी हो, और चाहे किसी भी सदन का हो, तो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये कह रहा है कि कौन कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो पहला दूसरा तीनों कथन गलत है, तो इस वजह से डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के पुनर्गठन के संदर्भ में पूछा गया है और प्रतिभूति हित के परिवर्तन अधिनियम के संदर्भ में, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। तो देखते पहला कथन कह रहा है, जब बैंकों को एनपीए में बदले जब बैंकों को एनपीए में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों पीछे नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, अधिनियम सरकारी बैंकों को आरोपित नहीं होता है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यह अधिनियम सरकारी बैंकों को भी आरोपित करता और ऋण की वसूली हेतु उपयोग किया जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके दिनेश गोस्वामी समिति, बोरा समिति और तनख्वाह समिति के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताने कौन किससे संबंधित है, चुनाव सुधार से, न्यायिक सुधार से, या केंद्र राज्य संबंध के सुधार से, या पंचायत राज सुधार से संबंधित है। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में बनी थी, और बोरा समिति 1993 में, और जो तनख्वाह समिति है ये आपके 2010 में बनी थी। और ये दिनेश गोस्वामी समिति, बोरा समिति, तनख्वाह समिति, ये तीनों समितियां आपके चुनाव सुधार से संबंधित